युवक कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बस दक्षिणी महाद्वीप का एक देहाती गंवार है। जबिन ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। क्या कहा तुमने? वह नीले कपड़ों वाला युवक दक्षिणी महाद्वीप का एक गंवार है? लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख प्रवीण सिंह ने अविश्वास से पूछा। उनका चेहरा बता रहा था कि उन्हें इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दक्षिणी महाद्वीप जैसी पिछड़ी जगह में ऐसा प्रतिभाशाली योद्धा कैसे पैदा हो सकता है? और तो और उसके पास इतना शक्तिशाली रूहानी जानवर भी है। प्रमुख प्रवीण, शक मत कीजिए, मुझे इस बारे में आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जबिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आज उस गंवार ने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे पवन ग्रह राजवंश के एक प्राचीन खंडहर गुप्त क्षेत्र में एक असाधारण अवसर मिला था। मतलब उसके साथ जो नीली चिड़िया है वह भी उसे उसी प्राचीन खंडहर से मिली थी। ये सुनकर प्रवीण सिंह की आंखों में चमक आ गई। नहीं, वह नन्ही चिड़िया तो उसके पास बहुत लंबे समय से है, जबिन ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वह चिड़िया शुरू में इतनी ताकतवर नहीं थी। 10 साल पहले तो वह महान क्षेत्र को भी पार नहीं कर पाई थी। यह सब उस गंवार के साथ रहने और उस प्राचीन खंडहर में मिली पृथ्वी को हिला देने वाली किस्मत का नतीजा है कि वह चिड़िया आज इतनी शक्तिशाली बन गई है। यह सुनकर प्रवीण सिंह की आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति कौंध गई। उन्हें जबिन की बातों पर कुछ हद तक विश्वास होने लगा था। आखिरकार उनकी याददाश्त में वह नीले कपड़ों वाले युवक को किसी भी बड़े घराने या महत्वपूर्ण व्यक्ति से जोड़ नहीं पा रहे थे। अगर उस युवक ने सिर्फ एक जबरदस्त किस्मत और तुक्के के कारण इतनी तरक्की की है तो यह एक तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है। और फिर खुद जबिन को ही देख लीजिए। 10-12 साल पहले जबिन भी एक बेकार इंसान था जो महान क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन कहा जाता है कि पवन गर्ह राजवंश के एक प्राचीन खंडहर में मिले अवसर के कारण जबिन ने केवल एक दशक में इतनी तेजी से प्रगति की कि वह अर्ध महान क्षेत्र से सीधे महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। जबिन का यह जीता जागता उदाहरण सामने होने के कारण उसकी बातों की विश्वसनीयता काफी बढ़ गई थी। हालांकि प्रवीण सिंह यह नहीं जानते थे कि जबिन झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने केवल आधी कहानी बताई थी। बाकी आधी उसने जानबूझकर छिपा ली थी। विराट वास्तव में दक्षिणी महाद्वीप का एक योद्धा था, लेकिन अब वह कोई आवारा या बिना किसी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं था। उसके पीछे अत्यंत शक्तिशाली दिव्य पवन महल खड़ा था। दिव्य पवन महल की वर्तमान शक्ति अब वरुण प्रांत से भी कहीं अधिक थी। यहां तक कि 5 प्रमुख संप्रदायों में भी दिव्य पवन महल अब दूसरे स्थान पर था, केवल शीर्ष स्थान पर काबिज रत्न भंडार संप्रदाय से नीचे। लेकिन रत्न भंडार संप्रदाय किस तरह की शक्ति थी? भले ही उसे 5 प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता था, लेकिन उसकी ताकत उस स्तर से कहीं अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रत्न भंडार संप्रदाय के पास एक सच्चा दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। जबिन ने जानबूझकर इस बिंदु को छोड़ दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि प्रवीण सिंह विराट के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें। अन्यथा एक बार प्रवीण सिंह को पता चल जाता कि विराट के पीछे दिव्य पवन महल का हाथ है तो शायद उनमें विराट से मौत की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं बचती। हालांकि लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख के रूप में प्रवीण सिंह स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जबिन की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। वरुण प्रांत के बेस को छोड़ने के बाद उन्होंने युमेश शाही शहर में उस नीले कपड़ों वाले युवक के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ की। विराट की विशिष्ट स्थिति को फिर से समझने के बाद ही उन्हें पूरी तरह से तसल्ली हुई। दक्षिणी महाद्वीप का एक मामूली गंवार मेरे लोह पर्वत संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में अपनी मौत को दावत दे रहा है। प्रवीण सिंह ने उपहास किया। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। आज उन्हें उस नन्ही नीली चिड़िया ने जो बुरी तरह पीटा और भागने पर मजबूर किया, उसका कारण केवल यह था कि वे इसके लिए तैयार नहीं थे और अचानक हमले का शिकार हो गए थे। पीछे मुड़कर देखें तो वह नीली चिड़िया उतनी भी भयानक नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वह चिड़िया वास्तव में उनसे थोड़ी मजबूत थी, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि वह युमेश शाही शहर में अकेले नहीं आए थे। वे अपने साथ लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज लेकर आए थे। इन विशेषज्ञों में 10 से कम आरोहण लोक के पावर हाउस नहीं थे और खुद उन्हें मिलाकर कुल 3 मध्य आरोहण लोक के विशेषज्ञ थे। पहले यह सुनकर कि वह काले कपड़ों वाली महिला केवल महान क्षेत्र के शिखर पर है, वे अपने संप्रदाय के विशेषज्ञों को साथ नहीं लाए थे, इसीलिए उन्हें उस नन्ही चिड़िया के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर उनके आसपास मौजूद सभी लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञ एक साथ आ जाते तो वे उस नन्ही चिड़िया को घेर कर मारने में पूरी तरह सक्षम होते। यह हिसाब इतनी आसानी से चुकता नहीं होने वाला था। इसके अलावा जबिन के अनुसार उस लड़के को पवन ग्रह राजवंश के प्राचीन खंडहरों में एक पृथ्वी को हिला देने वाला अवसर मिला था। अगर वह उस लड़के को मार देते तो वह उस महान अवसर को हथिया सकते थे। अगर वह इस महान अवसर को प्राप्त कर लेते तो युमेश शाही शहर की यह यात्रा सार्थक हो जाती। इसके अलावा कुछ पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि दामिनी ने वास्तव में काला बाजार में सैकड़ों अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर जीते थे। इतनी बड़ी दौलत ही उन्हें ललचाने के लिए काफी थी। इतना ही नहीं, उस युवक के साथ मौजूद युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान ने भी काला बाजार में और भी अधिक जीत हासिल की थी, जो सैकड़ों अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई थी। अगर वह इस सारी संपत्ति को जब्त कर लेते तो उनकी किस्मत चमक जाती। अपने बेटे पर्वत सिंह की जान के बदले इतनी भारी दौलत का सौदा करना पूरी तरह से फायदेमंद था। हालांकि युवराज युवान युमेश राजवंश का सदस्य था और अगर उसने युवान पर हमला किया तो युमेश राजवंश शायद चुप नहीं बैठता, इसलिए उन्हें युवराज युवान पर हमला करने से बचना था। युमेश राजवंश के क्षेत्र में सीधे उनसे भिड़ना अच्छा नहीं था। भले ही लोह पर्वत संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन युमेश राजवंश भी कोई कमजोर शक्ति नहीं थी। अपना निर्णय लेने के बाद प्रवीण सिंह तुरंत लोह पर्वत संप्रदाय के मुख्यालय लौट आए और युवराज युवान के निवास पर रात के छापे की तैयारी के लिए संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को बुला लिया। युमेश शाही शहर पशुपालन संप्रदाय का मुख्यालय। आज रात एक अच्छा तमाशा होने वाला है। प्रवीण सिंह को उस नन्ही नीली चिड़िया के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। प्रवीण सिंह के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि प्रवीण सिंह आज पूरे दिन युमेश शाही शहर में उस लड़के के बारे में पूछताछ कर रहा था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो प्रवीण सिंह आज रात युवराज युवान के निवास पर छापा मारने के लिए लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों का नेतृत्व करेगा। करण ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े करण, क्या हमें भी स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए? सोहन की आंखें यह सुनकर चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, बेहतर होगा कि हम इस तरह की चीजों में शामिल न हों। करण ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं उस लड़के की पृष्ठभूमि को समझने में असमर्थ होता जा रहा हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? सोहन ने उलझन में पूछा। उस लड़के ने केवल एक बार कदम उठाया जब उसने उस काले कपड़ों वाली महिला को बचाया और उसके बाद उसने कोई हरकत नहीं की। मोटे, क्या तुमने गौर नहीं किया कि उस लड़के ने सुनहरे कवच का जो प्रेत बनाने के लिए जिस ताबीज का इस्तेमाल किया था वह उस रात तुम्हारे गुप्त खजाने के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए कवच से कहीं ज्यादा मजबूत था? करण ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उन्होंने चंद्रसराय का तमाशा मिस नहीं किया था और दूर से देख रहे थे। सोहन यह सुनकर चौंक गया, पिछली लड़ाई को ध्यान से याद करने लगा। अब जब तुम कह रहे हो तो यह सच लगता है। सोहन ने एक पल सोचने के बाद कहा, उस हरे कपड़ों वाले युवक ने प्रवीण सिंह के हथेली के हमले को रोकने के लिए जिस सुनहरे कवच का इस्तेमाल किया था वह वास्तव में उस रात उसके हमले को रोकने वाले कवच से अधिक मजबूत लग रहा था। लेकिन इससे क्या साबित होता है? सोहन ने कुछ हद तक असहमति जताते हुए कहा। मोटे, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या इससे कुछ साबित नहीं होता? योगेश बीच में बोले बिना नहीं रह सका। इसका मतलब है कि उस लड़के ने जो ताकत दिखाई थी वह उसकी असली ताकत नहीं थी। वह जानबूझकर अपनी ताकत को छिपा रहा है। इसलिए मोटे, तुम्हें वास्तव में आभारी होना चाहिए कि तुम उस रात बच गए। अगर वह लड़का वास्तव में तुम्हें मारने पर तुला होता तो 10 जिंदगियां भी काफी नहीं होती। हम बुरा नहीं है भाई, योगेश के शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन वे सच हैं। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं उस लड़के की ताकत उतनी ही अथाह लगती है।
करण ने सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को न उकसाएं, कहीं ऐसा न हो कि हम वास्तव में अपनी जान गंवा बैठें। इसके अलावा वह नन्ही नीली चिड़िया अब अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने के बाद वह नहीं रही जिसे हम संभाल सकें। उस उजड़ी हुई चिड़िया ने अर्ध आरोहण लोक को तोड़ दिया है और यह वास्तव में अब ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर शायद इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। मैंने सुना है कि यंग मास्टर लगभग संप्रदाय में लौटाए हैं। योगेश ने उपहास के साथ कहा। युमेश, शाही शहर, युवराज युवान का निवास। दीदी चंपा, विराट एक और उपपत्नी ले आया है। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने आंगन में घुसते ही जोर से चिल्लाया। यह सुनकर विराट के माथे पर काली लकीरें खींच गईं। वह वास्तव में इस छोटी बेवकूफ को गला घोंट कर मारना चाहता था जो बिना बात के मुसीबत खड़ी कर रही थी। मालिक, आप वापस आ गए। चंपा नीलिमा की पुकार सुनकर तुरंत कमरे से बाहर भागी और विराट का स्वागत करने गई। और यह बहन कौन है? चंपा ने विराट द्वारा उठाई गई काले कपड़ों वाली महिला दामिनी को देखा। उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह था। दीदी चंपा, विराट की पसंद दिन ब दिन खराब होती जा रही है। भले ही वैदे ही थोड़ी मंद बुद्धि है, फिर भी उसमें कुछ अच्छे गुण हैं। लेकिन विराट जो यह नई पत्नी लाया है, इसमें तो कोई भी अच्छा गुण नहीं है, सिवाय इसके कि यह पूरी तरह से बेवकूफ है। मुझे नहीं पता कि विराट को क्या हो गया है जो ऐसी महिला के प्यार में पड़ गया है। नीलिमा ने बीच में ही अपनी टांग अड़ा दी। मूर्ख चिड़िया, अगर तुमने ऐसी बकवास जारी रखी तो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। विराट ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। चंपा, इस मूर्ख चिड़िया की बकवास मत सुनो। मैं इस महिला की स्थिति को कम समय में नहीं समझा सकता। सब कुछ सुलझने के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। विराट चंपा की ओर मुड़ा और बोला, फिलहाल मैं इस महिला को तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरे लिए इस पर नजर रखना। विराट ने दामिनी को चंपा को सौंप दिया। ठीक है, बिल्कुल। चंपा ने सिर हिलाया विराट से दामिनी को स्वीकार करते हुए। चूंकि मालिक अभी कुछ नहीं कह रहे थे तो उनके पास जरूर कोई कारण होगा और वह स्वाभाविक रूप से उन पर और दबाव नहीं डालेगी। उसे बस उनके निर्देशों का पालन करना था। वैसे चंपा, तुम्हें इस महिला पर से सील बिल्कुल नहीं हटानी है। इसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। अगर तुमने सील हटा दी तो शायद यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। विराट ने विशेष रूप से चंपा को चेतावनी दी। यह काले कपड़ों वाली महिला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक बार सील हटा दी गई तो विनाशकारी शक्ति उस नन्ही लोमड़ी मोहिनी से कहीं अधिक होगी। मोहिनी की ताकत सीमित थी। भले ही वह आत्मविनाश कर ले, अपनी जान गंवाने के अलावा उनमें से किसी को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन यह महिला अलग थी। उसकी ताकत एक औसत प्रारंभिक आरोहण लोक विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। अगर वे लापरवाह रहे और उसने अचानक हमला कर दिया तो चंपा और मोहिनी की तो बात ही छोड़िए, खुद विराट भी गंभीर मुसीबत में पड़ सकता था। हालांकि चंपा उससे अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन जीवित रहने के कौशल के मामले में वह उससे काफी पीछे थी। विराट बैंगनी तलवार स्वामी के उपकार का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि इसके कारण उसके अपने लोगों को नुकसान पहुंचे। विराट, चिंता मत करो, मैं दीदी चंपा की मदद करूंगी। इस पर नजर रखने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस पल नीलिमा ने स्वेच्छा से कहा। यह सुनकर विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो तुम भी चंपा की मदद करना। हालांकि यह नन्ही मूर्ख चिड़िया सतह पर थोड़ी मंदबुद्धि लगती थी, लेकिन वास्तव में वह काफी चतुर थी। चंपा को दामिनी पर नजर रखने में मदद करने के लिए उसका साथ होना वास्तव में बहुत सुरक्षित था। चंपा नरम दिल और काफी सीधी सादी थी, जो दामिनी के दुखद अभिनय से आसानी से धोखा खा सकती थी। अगर वह दामिनी की कुछ बातों में आ गई तो उसे उसके शरीर पर लगी सील हटाने के लिए राजी करना आसान हो सकता था, जो एक बड़ी समस्या होगी। हालांकि उसने जो सील लगाई थी वह जटिल थी, जिसे तोड़ना एक साधारण योद्धा के लिए अत्यंत कठिन था। लेकिन चंपा के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसने चंपा को ताबीज व्यूह का काफी ज्ञान दिया था और इस क्षेत्र में उसका कौशल अब बहुत उच्च स्तर का था। चंपा उसकी विभिन्न ताबीज व्यूह तकनीकों से विशेष रूप से परिचित थी। हालांकि इस नन्ही मूर्ख चिड़िया के साथ होने से चीजें बहुत सुरक्षित थीं। नीलिमा की चालाकी और होशियारी को देखते हुए उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना व्यावहारिक रूप से एक सपना था। यह पहले से ही एक गनीमत थी कि दूसरे उसके द्वारा बेवकूफ न बने। जी मालिक। यह देखकर कि विराट सहमत हो गया है, नीलिमा ने खुशी से उसके सामने अपने पंख फड़फड़ाए, सम्मान का संकेत दिया। विराट ने उस मूर्ख चिड़िया को देखा और चेतावनी दी। नन्ही मूर्ख चिड़िया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने पद का गलत इस्तेमाल मत करना और उसे परेशान मत करना, वरना अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे विराट, तुम निश्चिंत रहो, जब मैं काम करती हूं तो मैं गारंटी देती हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। नीलिमा ने अपने पंख से अपनी छाती थपथपाई और एक गंभीर वादा किया। दामिनी को चंपा और नीलिमा को सौंपने के बाद विराट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस महिला के मन में उसके बारे में गहरी गलतफहमियां थीं और फिलहाल उससे स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के बारे में कोई भी जानकारी मिलने की संभावना कम थी। वह अविश्वसनीय रूप से लापरवाह थी। अगर वह बाहर रही तो शायद जल्द ही मारी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी जान बचाना थी। बाकी सब इंतजार कर सकता था। इसके बाद विराट युवराज युवान के निवास से निकला और काला बाजार गया ताकि उस भारी भरकम आदमी के बारे में जानकारी खरीद सके जिसने दामिनी पर हमला किया था। उसने आज उस महिला को बचाया था, लेकिन यह मामला आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। दामिनी पर हमला करने वाला वह भारी भरकम आदमी कुछ हद तक पर्वत सिंह जैसा दिखता था, जिससे पता चलता था कि वह पर्वत सिंह का कोई बुजुर्ग था। इसके अलावा वह आदमी नीलिमा द्वारा पीछा किए जाने पर वरुण प्रांत के क्षेत्र में भाग गया था, जो वरुण प्रांत के साथ घनिष्ठ संबंधों का संकेत देता था। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान से लोह पर्वत संप्रदाय के बारे में मिली जानकारी को जोड़कर वह भारी भरकम आदमी बहुत संभवतः लोह पर्वत संप्रदाय का प्रमुख प्रवीण सिंह ही था। विराट को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि प्रवीण सिंह युमेश शाही शहर में अकेले आया था या लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ। अपने दुश्मन को जानकर ही वह आने वाली स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकता था। विराट कभी भी आरोहण लोक के एक संप्रदाय प्रमुख को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा वह असावधान होकर करारी हार का सामना कर सकता था। वह दक्षिणी महाद्वीप के एक छोटे से राजवंश से उठकर यहां तक पहुंचा था, अनगिनत परीक्षाओं और कष्टों का अनुभव करते हुए। उसका अस्तित्व केवल अनंत परम मीनार जैसे तुर्क के पत्तों के कारण नहीं था। अगर उसने हमेशा सतर्क और सावधान रवैया नहीं अपनाया होता और कभी किसी दुश्मन को कम नहीं आंका होता तो वह अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। चाहे किसी के पास कितने भी तुर्क के पत्ते क्यों न हो, वे अंततः बाहरी होते हैं। कोई व्यक्ति अनगिनत कठिनाइयों और खतरों को पार कर सकता है या नहीं, यह अंततः उसके अपने चरित्र और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। काला बाजार से खुफिया जानकारी खरीदने के बाद विराट का संदेह सही साबित हुआ। वह भारी भरकम आदमी वास्तव में लौह पर्वत संप्रदाय का प्रमुख प्रवीण सिंह ही था। इसके अलावा प्रवीण सिंह युमेश शाही शहर में अकेले नहीं आया था, वह अपने साथ विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या लाया था। इन विशेषज्ञों में कम से कम 10 आरोहण लोक विशेषज्ञ थे और प्रवीण सिंह खुद को मिलाकर 3 मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ थे। इस स्थिति को समझने के बाद विराट ने अनुमान लगाया कि प्रवीण सिंह लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों का उपयोग उससे बदला लेने के लिए कर सकता है। यह निर्णय लेने के बाद विराट ने युवराज युवान के निवास पर रक्षात्मक और सील करने वाले व्यूहों को और भी परिष्कृत किया। वास्तव में पिछले 1 साल में विराट लगातार युवराज युवान के निवास पर व्यूहों में सुधार कर रहा था। खासकर जब युवराज युवान ने काला बाजार में कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर जीते और उसे बिना किसी संकोच के सब कुछ बता दिया, तो विराट ने मूल रूप से युवराज युवान पर पूरा भरोसा किया और उसे अपना माना। क्योंकि युवराज युवान ने उस पर पूरा भरोसा किया था, तो विराट स्वाभाविक रूप से उसके साथ पहले जैसी दूरी नहीं रख सकता था। जैसे जैसे युवराज युवान के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, वह युवराज युवान के चरित्र और गुणों की सराहना करने लगा। इसलिए विराट ने केवल अस्थायी रूप से युवराज युवान के निवास पर रहने की अपनी प्रारंभिक योजना को बदल दिया और इसके बजाय इसे युमेश शाही शहर में अपना दीर्घकालिक आधार बना लिया।
युवराज युवान के निवास को अपना GRH बनाने का निर्णय लेने के बाद विराट ने स्वाभाविक रूप से इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित और विकसित करने की योजना बनाई। लगातार सुधार और व्यवस्था के बाद युवराज युवान के निवास के भीतर के कई व्यूह अब काफी दुर्जय थे। कम से कम वे मध्य आरोहण लोक के योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। जाल बिछा दिया गया था, अब बस शिकार के चारे को निगलने का इंतजार था। एक अंधेरी और तूफानी रात। लोह पर्वत संप्रदाय के मुख्यालय में एक दर्जन आकृतियां निवास से बाहर उड़ी और युवराज युवान के निवास की ओर बढ़ी। लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं के आगमन के साथ युमेश शाही शहर में अनगिनत आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। आज रात के तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। सच कहा जाए तो युमेश शाही शहर में बहुत से लोग उस भारी संपत्ति से ललचाए हुए थे जो युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान ने पहले काला बाजार में जमा की थी। हालांकि विराट के डर से बहुत कम लोगों ने कदम उठाने की हिम्मत की। हरे कपड़ों वाले युवक की असली पृष्ठभूमि एक रहस्य बनी हुई थी। कुछ लोगों ने काला बाजार में उसके बारे में जानकारी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदान की गई जानकारी केवल युमेश शाही शहर में उसके आगमन से संबंधित थी। यहां तक कि काला बाजार भी उसकी उत्पत्ति के बारे में अस्पष्ट था, केवल यह बताते हुए कि वह युमेश राजवंश के दक्षिण से आया था और युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान के साथ युमेश शाही शहर पहुंचा था। उस युवक के पास एक छोटी नीली चिड़िया, एक बड़ी सफेद बिल्ली और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर युवती थी जिसकी साधना महान क्षेत्र के शिखर पर थी। काला बाजार ने ज्यादा से ज्यादा इतनी ही जानकारी दी, इससे अधिक कोई विवरण नहीं था। इसलिए युमेश शाही शहर की विभिन्न ताकतों के लिए उस युवक की शक्ति का असली विस्तार एक रहस्य बना रहा। आज रात वे उस युवक की क्षमताओं की पूरी तरह से जांच करने के लिए लोह पर्वत संप्रदाय का उपयोग करेंगे। युमेश शाही शहर के शाही अध्ययन कक्ष में। महाराज, लोह पर्वत संप्रदाय ने अपना कदम बढ़ा दिया है, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? छाया से एक आकृति ने सम्राट महाराज युद्धवीर के सामने झुककर पूछा। कोई जरूरत नहीं, उन्हें जो करना है करने दो। महाराज युद्धवीर ने हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। दूसरे राजकुमार के बारे में क्या? आकृति हिचकिचाई। हम अगर वह हरे कपड़ों वाला युवक अंततः नहीं टिक पाता तो हम युवराज युवान को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। महाराज युद्धवीर ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। युवराज युवान के पास सैकड़ों अरबों 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों की विशाल संपत्ति थी, वह इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। आखिरकार सैकड़ों अरबों 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर युमेश राजवंश द्वारा अनगिनत वर्षों में जमा की गई संपत्ति के बराबर थे। वह स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी दौलत को किसी और के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकते थे। सच कहा जाए तो खुद महाराज युद्धवीर भी युवराज युवान की विशाल संपत्ति के बारे में जानने के बाद उसे लूटने के लिए ललचाए थे। हालांकि युवराज युवान काला बाजार से अपने निवास पर लौटने के बाद से ही एकांतवास में था, जिससे उन्हें हमला करने का कोई अवसर नहीं मिला और युमेश राजवंश के सम्राट के रूप में वे व्यक्तिगत रूप से अपना कदम उठाने के लिए युवराज युवान के निवास पर नहीं जा सकते थे। युमेश शाही शहर में युवराज युवान के निवास पर एक दर्जन आकृतियां चुपचाप अंदर उड़ी। कुछ जांच पड़ताल के बाद वे सभी विराट के आवास की ओर बढ़े। हालांकि जैसे ही उन्होंने युवराज युवान के निवास में प्रवेश किया, एक शक्तिशाली व्यूह ने अचानक पूरे परिसर को रोशन कर दिया। एक विशाल व्यूह कवच ने निवास को घेर लिया, तुरंत बाहर से आने वाली खोजी निगाहों को रोक दिया। स्पष्ट रूप से यह विशाल व्यूह कवच न केवल एक रक्षात्मक संरचना थी, बल्कि इसमें एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अलगाव प्रभाव भी था। लानत है, यह तो हद हो गई। वे हमें कुछ भी दिखाने की योजना नहीं बना रहे हैं। लानत है, इस लड़के का व्यूह कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सकता। यह व्यूह उच्च श्रेणी का है। यह लड़का वास्तव में अमीर है। इस स्तर का व्यूह स्थापित करने के लिए कितनी कीमती, दुर्लभ और मूल्यवान सामग्रियों का उपयोग किया गया होगा। एक ही पल में जो लोग छाया में छिपे तमाशा देखने के लिए तैयार थे, उनकी निगाहें व्यूह की प्रकाश बाधा से अवरुद्ध हो गईं और वे सभी असंतुष्ट हो गए। युमेश शाही महल के अंदर महाराज युद्धवीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनकी निगाह व्यूह की प्रकाश बाधा को थोड़ा भी भेद नहीं पाई। असहाय महसूस करते हुए महाराज युद्धवीर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। महागुरु, क्या आप व्यूह की प्रकाश बाधा के अंदर देख सकते हैं? महाराज युद्धवीर ने महल में एक दिशा में पूछा। वह जानते थे कि युमेश राजवंश के पूर्वज महागुरु निश्चित रूप से देख रहे थे कि आज रात क्या हुआ। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। वह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। युमेश राजवंश को आज रात की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेरा अनुमान है कि लोह पर्वत संप्रदाय को भारी नुकसान होने वाला है। महल के भीतर से एक दिव्य विचार संचरण आया। जी, मैं समझ गया। यह सुनकर महाराज युद्धवीर ने सिर हिलाया। महाराज युद्धवीर ने युवराज युवान के निवास की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। युमेश राजवंश के पूर्वज एक स्वर्गीय आरोहण लोक के विशेषज्ञ थे, फिर भी पूर्वज भी व्यूह की सुरक्षात्मक बाधा के अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख सकते थे। यह व्यूह की सुरक्षात्मक बाधा वास्तव में असाधारण थी। यह दर्शाता था कि उस लड़के के पास एक अत्यंत कुशल व्यूह विशेषज्ञ था। युवराज युवान के निवास के अंदर देवियों और सज्जनों, स्वागत है। विराट युवराज युवान के निवास के ऊपर मंडरा रहा था। प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को मुस्कान के साथ देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, लोह पर्वत संप्रदाय वास्तव में आ गया था। प्रवीण सिंह ने उस विशाल व्यूह बाधा को देखा जिसने उनके आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया था। उन्होंने पाया कि उनकी निगाह इसे भेद कर बाहर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकती थी। स्पष्ट रूप से विशाल व्यूह बाधा ने अंदर की स्थिति को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था। प्रवीण सिंह की अभिव्यक्ति कुछ हद तक गंभीर हो गई। आखिरकार वे मध्य आरोहण लोक के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यह तथ्य कि यह व्यूह बाधा उनकी पहचान को रोक सकती थी वास्तव में कम करके आंका जाने वाला नहीं था। तुम छोटे जानवर दूसरे लोगों के मामलों में दखल दे रहे हो। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का बदला लेने से इस संप्रदाय प्रमुख को रोकने की? आज रात यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा और दिखाएगा कि मेरे लोह पर्वत संप्रदाय को नाराज करने का अंजाम क्या होता है। प्रवीण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, विराट की ओर देखते हुए। प्रमुख प्रवीण सिंह, आपके बेटे पर्वत सिंह की मौत पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। उसने पहले उस युवती पर हमला किया और उसने केवल आत्मरक्षा में काम किया। यह बदले का चक्र कब खत्म होगा? आप प्रमुख प्रवीण इसे जाने क्यों नहीं देते? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रवीण सिंह की ओर देखते हुए। तुम छोटे जानवर, अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। प्रवीण सिंह ने उपहास किया। जिस पल तुमने हस्तक्षेप किया तुम्हारी मौत निश्चित थी। अफसोस, ऐसा लगता है कि यह मामला शांति से नहीं सुलझाया जा सकता। विराट ने सिर हिलाया और आह भरी। इतने सारे आरोहण लोक विशेषज्ञ यहां मरने वाले थे। उसे वास्तव में लगा कि यह अफसोस की बात है। अगर ये लोग रक्त पिशाच संप्रदाय का विरोध कर सकते या राक्षसों के खिलाफ युद्ध में भाग ले सकते तो वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग केवल कमजोरों को सताना और ताकतवर से डरना जानते थे। मानव जाति के भीतर अत्याचार कर रहे थे। सच कहा जाए तो उनका व्यवहार रक्त पिशाच संप्रदाय से बहुत बेहतर नहीं था। क्योंकि ऐसा था तो उसके पास आज लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बातें बहुत हो गई। तुम छोटे जानवर, अगर तुम आत्मसमर्पण करते हो और दया की भीख मांगते हो तो शायद यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें जल्दी मौत दे सकता है, वरना यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें पैदा होने पर पछतावा कराएगा। प्रवीण सिंह ने विराट को घूरा। उसकी आंखें उग्र थीं। उनके विचार में विराट की बकबक केवल उसकी असुरक्षा का संकेत थी। हालांकि अभी अभी रोशन हुआ रक्षात्मक व्यूह प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन उनके पक्ष में कई विशेषज्ञ थे जिनमें कम से कम 10 आरोहण लोक विशेषज्ञ शामिल थे। वे केवल एक मध्य लघु महान क्षेत्र की चींटी से कैसे डर सकते थे? मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। विराट मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले जो कहा वह केवल आप आरोहण लोक विशेषज्ञों को व्यर्थ में अपनी जान गंवाने से रोकने के लिए था। आखिरकार आप सभी दाव संघ के सदस्य हैं। दाव संघ और मानव जाति की सेवा के लिए अपने शरीरों को जीवित रखना बेहतर होगा। लेकिन चूंकि आप सभी मौत को गले लगाने पर आमादा हैं, तो मैं विराट केवल आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम छोटे जानवर कितने घमंडी हो, प्रवीण सिंह ने उपहास किया।
प्रमुख, इस चींटी से बात करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बस इसे नीचे गिरा दो। प्रवीण सिंह के बगल में एक मध्य आरोहण लोक योद्धा ने बेसब्री से कहा। उसकी नजर में मध्य लघु महान क्षेत्र की यह मात्र चींटी उनके साथ बात करने के योग्य भी नहीं थी। सब लोग एक साथ हमला करो और इस छोटे जानवर को मार डालो। प्रवीण सिंह ने यह सुनकर हाथ हिलाया। शक्तिशाली नीली चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और प्रवीण सिंह सावधान होकर आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति बनने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने केवल अपने आसपास के योद्धाओं को हमला करने का निर्देश दिया, प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण किया। मध्य आरोहण लोक योद्धा पहले ही बेसब्र हो चुका था। प्रवीण सिंह के शब्दों को सुनकर वह तुरंत आगे बढ़ा, विराट की ओर लपका। यह देखकर विराट थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। मध्य आरोहण लोक योद्धा अपना निशाना चूकने के बाद चौंक गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा, विराट के ठिकाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन अचानक पाया कि आसपास का वातावरण काफी बदल गया था। उसके आसपास का आंगन अब वैसा नहीं था। वह एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान बन गया था। जहां तक नजर जाती थी रेत ही रेत थी। मायावी व्यूह। यह देखकर मध्य आरोहण लोक का वह योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तोड़ो! मध्य आरोहण लोक योद्धा दहाड़ा आगे एक मुक्का मारा। एक कान फोड़ देने वाली गूंज सुनाई दी। जैसे ही शक्तिशाली हमला आगे के रेगिस्तान से टकराया, केवल एक रेतीला तूफान उठा। इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आसपास का क्षेत्र वही विशाल अंतहीन रेगिस्तान बना रहा। उसके अलावा इस रेगिस्तान में एक भी अन्य व्यक्ति नहीं था। प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा बहुत पहले गायब हो चुके थे। यह देखकर मध्य आरोहण लोक योद्धा का दिल बैठ गया। उसने अपनी दिव्य चेतना फैलाई, अपने सामने के भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया। युवराज युवान का निवास सीमित आकार का था। वह एक ही विचार के साथ इसके हर कोने को कवर कर सकता था। हालांकि मायावी व्यूह यथार्थवादी था, उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह अंतरिक्ष को ही बदल सकता है। दुर्भाग्य से जब उसकी दिव्य चेतना फैल गई तो उसने पाया कि यह रेगिस्तान वास्तव में असीम था। उसकी दिव्य चेतना पहले ही अरबों मील की सीमा तक फैल चुकी थी। एक विशाल क्षेत्र जो पूरे युमेश शाही शहर से भी बड़ा था। फिर भी उसकी दिव्य चेतना द्वारा कवर किया गया क्षेत्र एक उजाड़ रेगिस्तान बना रहा। विराट द्वारा स्थापित मायावी व्यूह ने वास्तव में अंतरिक्ष के आकार को नहीं बदला, लेकिन यह दिव्य चेतना को धोखा दे सकता था। चाहे इस मध्य आरोहण लोक योद्धा ने जांच करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, उसने जो देखा वह अभी भी एक रेगिस्तान था। वास्तव में विराट, जो वर्तमान में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में था, ने अभी तक सर्वपथ मूल व्यूह से संबंधित उन्नत मायावी व्यूह की विरासत प्राप्त नहीं की थी। हालांकि उसने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के विरासत हॉल से सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक की विरासत प्राप्त की थी। ये मायावी व्यूह तकनीकें व्यूह में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक को एकीकृत करने का परिणाम थी। हालांकि विराट ने केवल सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक को दूसरे स्तर तक ही साधा था। फिर भी सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक की उसकी समझ बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। यह केवल उसकी साधना की सीमाओं के कारण था कि वह तकनीक के उच्च स्तर को उजागर नहीं कर सकता था। जबकि वह खुद इसका उपयोग नहीं कर सकता था, वह निश्चित रूप से व्यूह संरचनाओं का उपयोग कर सकता था। व्यूह संरचनाओं में विराट की वर्तमान महारत के साथ लगभग किसी भी मार्शल आर्ट को व्यूह के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता था। यह मध्य आरोहण लोक योद्धा, चाहे उसने कैसे भी जांच की या उड़ान भरी, इस अंतहीन रेगिस्तान से नहीं बच सका। अंततः वह घबरा गया। टूटे टूटे टूटे! उसने घूंसे बरसाए, पागलों की तरह आसपास के रेगिस्तान पर हमला किया। दुर्भाग्य से उसके हमले रेतीले तूफान उठाने के अलावा कोई प्रभाव नहीं डाल सके। रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहा। रेत का हर कण, हवा का हर झोंका इतना असली था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जो था वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असली दुनिया थी। लेकिन यह दुनिया इतनी उजाड़ थी, किसी भी जीवन से रहित। अंतहीन पीली रेत के अलावा जीवन का कोई निशान नहीं देखा जा सकता था। इस दुनिया में निराशा की एक भारी भावना अनजाने में पैदा होती है। काफी देर बाद मध्य आरोहण लोक योद्धा ने आखिरकार इस दुनिया में जीवन देखा। दो आकृतियां, एक नीली और एक सफेद। नीली एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर छोटी नीली चिड़िया थी। सफेद एक प्यारी बड़ी सफेद बिल्ली थी। जबकि लोह पर्वत संप्रदाय का वह मध्य आरोहण लोक योद्धा उस अंतहीन पीली रेत की मायावी दुनिया में फंसा हुआ था। प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। उनके आसपास का वातावरण एक पल में काफी बदल गया। उनके आसपास का आंगन बहुत पहले गायब हो चुका था। उसकी जगह घास के मैदानों, महासागरों, रेगिस्तानों, रसातल ने ले ली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके सभी साथी गायब हो गए थे। उन्हें एक अलग दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था। वे साथी जो कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से उनके पास थे, अब पृथ्वी के छोर जितने दूर लग रहे थे। प्रवीण सिंह और अन्य जब इन मायावी दुनियाओं में फंसे तो उन्होंने मध्य आरोहण लोक योद्धा की तरह ही प्रतिक्रिया दी। वे सभी पागलों की तरह अपने आसपास की मायावी दुनिया पर हमला कर रहे थे, पाश्विक बल से भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके प्रयास व्यर्थ होने वाले थे। विराट ने इस भव्य व्यूह को स्थापित करने के लिए 20 या 30 से कम मध्य श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजाने और 100 से अधिक निम्न श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजाने का उपयोग नहीं किया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट उच्च श्रेणी के जादुई खजाने की आभा को प्रकट नहीं करना चाहता था कि उसने उनका उपयोग किया। अन्यथा यदि उसने सामग्री के रूप में उच्च श्रेणी या यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजानों का उपयोग किया होता तो उसे मायावी व्यूह का उपयोग करने की परेशानी से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। वह बस एक भयानक हत्यारा व्यूह स्थापित कर सकता था जो लोह पर्वत संप्रदाय के इन आरोहण लोक योद्धाओं को पीस सकता था। हालांकि यह आखिरकार युमेश शाही शहर था। यदि उसने व्यूह स्थापित करने के लिए उच्च श्रेणी या शीर्ष श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजाने का उपयोग किया होता तो इन जादुई खजानों की आभा को बाहर लीक होने से पूरी तरह से छिपाना मुश्किल होता। आखिरकार एक 9वीं रैंक के उच्च स्तरीय जादुई हथियार या यहां तक कि एक 9वीं रैंक के सर्वोच्च स्तरीय जादुई हथियार के आभा उतार चढ़ाव बस बहुत शक्तिशाली होते हैं। विराट की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह ऐसे उच्च स्तरीय खजाने की आभा को पूरी तरह से छिपा नहीं सकता है। दीदी चंपा, ये लोग क्या कर रहे हैं? आंगन में लोमड़ी कन्या मोहिनी चंपा के बगल में खड़ी थी। लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को पागलों की तरह हवा में हमला करते देख रही थी। यह दृश्य हास्यास्पद और डरावना दोनों था। इस अविश्वसनीय रूप से विचित्र दृश्य को देखकर मोहिनी को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए और वह मदद नहीं कर सकी। लेकिन चंपा की आस्तीन पकड़ ली, घबराहट से पूछा, सब ठीक है? वे बस मालिक के मायावी व्यूह में फंस गए हैं। चंपा ने उसकी बांह थपथपाई, उसे दिलासा दिया। यह नन्ही लोमड़ी बहुत डरपोक है, खासकर नीलिमा द्वारा अक्सर डराए जाने के बाद वह और भी कायर हो गई है। अब रात में सोते समय भी वह उससे चिपक जाती है। चंपा इस मामले में कुछ हद तक असहाय महसूस करती थी और इस कारण से उसने नीलिमा को एक दुर्लभ डांट भी दी। उससे कहा कि वह उसे और न डराए। हालांकि नीलिमा केवल कुछ दिनों के लिए शांत हुई जब चंपा ने उससे बात की। थोड़ी देर बाद वह अपने पुराने तरीकों पर लौट आई, दावा करते हुए कि वह लोमड़ी की आत्मा को सख्त करने में मदद कर रही थी ताकि वह भविष्य में इतनी डरपोक और आसानी से भयभीत न हो। विराट ने प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं पर एक नजर डाली जो लगातार हवा में हमला कर रहे थे, अपना हाथ हिलाया और व्यूह को सक्रिय कर दिया। उसके मार्गदर्शन में ये लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा जो लगातार हवा में हमला कर रहे थे एक दूसरे पर हमला करने लगे। लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं के ये हमले एक दूसरे की दुनिया में उतरते हुए विशाल लहरें, गरजती हवाएं या उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों के भयंकर हमले बन गए। एक अन्य मायावी दुनिया में जब इन हमलों का सामना करने वाले योद्धाओं ने जवाबी कार्रवाई की तो वे अन्य दुनिया के योद्धाओं से मायावी हमलों में बदल गए। विराट ने व्यूह के हेरफेर के माध्यम से आसानी से लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया।
प्रवीण सिंह ने शुरू में सोचा था कि पर्याप्त आरोहण लोक विशेषज्ञों को तैनात करना विराट को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। बेशक एक दूसरे पर हमला करने के लिए मायावी संरचनाओं के आपसी आकर्षण पर पूरी तरह भरोसा करना इन योद्धाओं को खत्म करने के लिए अवास्तविक था, क्योंकि अगर उनकी लड़ाइयां एक दूसरे के बहुत करीब होती तो दो अलग अलग मायावी दुनिया बनाना मुश्किल होता। इसलिए यह तरीका केवल योद्धाओं को एक दूसरे को थका सकता था और उन्हें सीधे खत्म करने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल था। उन्हें वास्तव में मारने के लिए उसे अंततः व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना होगा। हालांकि यह तरीका उन्हें अलग थलग कर सकता था, उन्हें संयुक्त मोर्चा बनाने से रोक सकता था। इतने सारे आरोहण लोक विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति अभी भी भयानक थी, यहां तक कि विराट के कई त्रुक के पत्तों के साथ आरोहण लोक विशेषज्ञों की इतनी बड़ी संख्या का सामना करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें पहले मायावी व्यूह के साथ फंसाना और फिर उन्हें विभाजित करके नष्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही विराट लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को फंसाने के लिए मायावी व्यूह में हेरफेर कर रहा था, अचानक एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ उठी और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट बगल से फूट पड़ा। इस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विराट की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने जल्दी से रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय कर दिया, विस्फोटक शक्ति को एक सीमित क्षेत्र तक सीमित करने की पूरी कोशिश की, इसे फैलने और हवेली के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने से रोका। हालांकि विस्फोटक शक्ति वास्तव में भयानक थी, जिससे पूरा रक्षात्मक व्यूह हिंसक रूप से हिल गया। व्यूह के भीतर की ऊर्जा भी भयानक विस्फोट से तुरंत बाधित हो गई और प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को फंसाने वाला भ्रम चकनाचूर हो गया। यह देखकर विराट की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसे एक बची हुई बेचैनी महसूस हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नीलिमा और शार्दुल द्वारा घेरे जाने पर मध्य आरोहण लोक का लोह पर्वत संप्रदाय योद्धा मारे जाने से पहले आखिरी पल में आत्मविनाश कर लेगा। ऐसे आत्मविनाश की शक्ति विराट की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अगर उसने जो शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह स्थापित किया था वह नहीं होता तो वे सभी विस्फोट में मारे जाते। वह चंपा, शार्दुल और नीलिमा शायद बच जाते, लेकिन नन्ही लोमड़ी, दामिनी, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान तुरंत नष्ट हो जाते। फिर भी नीलिमा और शार्दुल मध्य आरोहण लोक के लोह पर्वत संप्रदाय योद्धा के बहुत करीब होने के कारण भयानक विस्फोटक शक्ति से गंभीर रूप से घायल हो गए। भ्रम के बिखरने के बाद प्रवीण सिंह और अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा आखिरकार वास्तविकता में लौट आए। उन्होंने दृश्य पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। प्रवीण सिंह का चेहरा अब बेहद गंभीर था। एक अगरबत्ती जलने से भी कम समय में उन्होंने एक मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ खो दिया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके लोह पर्वत संप्रदाय में केवल 5 मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ थे, जिसमें वह खुद भी शामिल थे। मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ को खोना उनके शरीर से मांस का एक टुकड़ा नोचे जाने जैसा था। तुम छोटे जानवर, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा, जाओ इस छोटे जानवर को एक साथ मार डालो। प्रवीण सिंह दहाड़ा, उसकी आंखें खून से लाल थीं, विराट को घूर रही थीं। इसके साथ वह आगे बढ़ा, विराट पर झपटा। मेरे बॉस को छूने की कोशिश, क्या तुमने टाइगर लॉर्ड से पूछा है? जैसे ही प्रवीण सिंह आगे बढ़ा, एक सफेद परछाई उसकी आंखों के सामने चमक गई और एक बड़ी सफेद बिल्ली ने उसका रास्ता रोक दिया। गुर्र! शार्दुल दहाड़ा, एक विशाल सफेद बाघ में बदल गया और अपना पंजा प्रवीण सिंह पर दे मारा। धड़ाम! एक ही पल में प्रवीण सिंह और शार्दुल हिंसक रूप से टकराए और एक और महान युद्ध छिड़ गया। यह देखकर अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा भी खाली नहीं बैठे। उनकी आकृतियां चमक उठीं क्योंकि वे विराट की ओर झपटे। छी! एक तेज चीख गूंजी और नीलिमा एक विशाल नीली चिड़िया में बदल गई। लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं पर झपट्टा मारा। इस समय अकेली नीलिमा ने बाकी सभी लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को रोक दिया। आज रात असली लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। विराट की अभिव्यक्ति यह देखकर गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज रात एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य थी। लोह पर्वत संप्रदाय के मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ के आत्मविनाश की भयानक विस्फोटक शक्ति के कारण महान संरचना के भीतर की ऊर्जा बाधित हो गई थी, जिससे विराट द्वारा स्थापित मायावी व्यूह फिलहाल के लिए बेकार हो गया था। विराट के लिए यह कुछ अप्रत्याशित था। उसकी मूल योजना पहले लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को मायावी व्यूह के साथ फंसाने की थी, फिर शार्दुल और नीलिमा को उन्हें विभाजित करके जीतने के लिए कहना था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह योजना अब सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। चूंकि एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य है तो ऐसा ही हो। विराट ने अपनी हथेली खोली, कई शक्तिवर्धक ताबीज निकाले और हाथ हिलाते हुए ताबीज प्रकाश की धाराओं में बदल गए। शार्दुल, नीलिमा, चंपा, कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान और यहां तक कि लोमड़ी कन्या पर भी उतरे। बेशक वह खुद कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही ये शक्तिवर्धक ताबीज सभी पर उतरे, उनकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। शार्दुल, जो प्रवीण सिंह के साथ बराबरी पर था, ने तुरंत बाजी पलट दी और प्रवीण सिंह को दबा दिया। शार्दुल मूल रूप से प्रवीण सिंह से थोड़ा मजबूत था। हालांकि जब लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा ने मध्य आरोहण लोक में आत्मविनाश किया था तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई थी। यही कारण है कि उसने प्रवीण सिंह के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी। अब शक्तिवर्धक ताबीज के संवर्धन के साथ उसे तुरंत बढ़त मिलने लगी। प्रवीण सिंह ने तुरंत दबाव को काफी बढ़ते हुए महसूस किया और काफी हैरान थे। आज रात की अप्रत्याशित घटनाओं की श्रृंखला वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। हालांकि उन्होंने सुना था कि विराट के पास एक शक्तिशाली सफेद बिल्ली है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बिल्ली की ताकत इतनी भयानक होगी। यह संभव था कि आज रात उनके लोह पर्वत संप्रदाय को करारी हार का सामना करना पड़े। स्थिति इतनी भयानक होने के साथ प्रवीण सिंह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकते थे। एक विचार के साथ उन्होंने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। उस पल उन्होंने अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का भी उपयोग किया, जिससे उनकी ताकत तुरंत दोगुनी हो गई। हालांकि उनकी गुप्त तकनीक से युद्ध शक्ति में वृद्ध विराट के महाशक्ति ताबीज की तुलना नहीं कर सकती थी। शार्दुल के खिलाफ लड़ाई में वह अभी भी शार्दुल द्वारा बुरी तरह से दबाए गए थे। प्रवीण सिंह ने टिके रहने के लिए संघर्ष किया, अन्य लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं से मदद नहीं मांगी। अब वह केवल यह उम्मीद करते थे कि शेष लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा जल्द से जल्द नीलिमा से निपट लेंगे, फिर वे उनकी सहायता के लिए आ सकते हैं। हालांकि नीलिमा मजबूत थी, लेकिन वह पहले से ही बहुत खतरनाक स्थिति में थी। एक मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ, 7 प्रारंभिक आरोहण लोक विशेषज्ञों और कई लोह पर्वत संप्रदाय के कुलीनों के खिलाफ अकेले लड़ रही थी, जो अर्ध आरोहण लोक में थे। इस दर पर नीलिमा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। मालिक, मुझे नीलिमा की मदद करने के लिए जाने दीजिए। चंपा ने नीलिमा की भयानक स्थिति को देखते हुए तुरंत विराट की ओर मुड़कर कहा। हाँ, जाओ। विराट ने सिर हिलाया। इस स्थिति में उसे चंपा द्वारा अपनी पहचान छिपाते रहने की परवाह नहीं थी। मालिक, हम भी मदद करने चलते हैं। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने भी लड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। ठीक है, सावधान रहना। विराट ने उनकी ओर देखा और कहा। विराट की अनुमति के साथ चंपा, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान अपनी तलवारें खींचकर तुरंत लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं की ओर भागे। जैसे ही तीनों लड़ाई में शामिल हुए, पूरी युद्ध के मैदान की स्थिति तुरंत पलट गई। जबकि चंपा की युद्ध शक्ति शार्दुल से थोड़ी कम थी, अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। खासकर जब से चंपा घायल नहीं थी और अपने चरम पर थी, विराट के शक्तिशाली शक्तिवर्धक ताबीज द्वारा और भी बढ़ाया गया था। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान, जिन्होंने विराट से बड़ी मात्रा में प्राचीन ऋण गोली, मज्जा शुद्धि गोलियां और महाब्रह्म ज्ञान गोली खरीदी थी, ने भी 1 साल की साधना के बाद ताकत में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया था। इसके अलावा उनके उपकरण असाधारण थे। उनके रक्षात्मक जादुई सामान और उनकी लंबी तलवारें दोनों ही 9वीं श्रेणी निम्न ग्रेड गुणवत्ता की थीं। युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद उनमें से प्रत्येक एक प्रारंभिक आरोहण लोह पर्वत संप्रदाय योद्धा को रोकने और बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा।
चंपा के युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद उसकी तलवार बिजली की तरह चमक गई। तुरंत 3 अर्ध आरोहण लोक कृषकों और लोह पर्वत संप्रदाय के एक प्रारंभिक आरोहण लोक कृषक को मार डाला। यह देखकर सभी लोह पर्वत संप्रदाय के कृषक पूरी तरह से भयभीत हो गए। आखिर यह लड़की कौन थी? उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? इसके अलावा उसके द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट को देखते हुए यह दिव्य पवन महल से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता था। लेकिन दिव्य पवन महल ने इतनी भयानक प्रतिभाशाली कौतुक कब पैदा किया? यहाँ तक कि दिव्य पवन महल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिभा उर्मिला के पास शायद महान क्षेत्र के शिखर पर इतनी भयानक युद्ध शक्ति नहीं थी। क्या यह लड़की दिव्य पवन महल की प्रसिद्ध युवा स्वामिनी हो सकती है? केवल दिव्य पवन महल की वह युवा स्वामिनी ही ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति रख सकती थी। लेकिन उस युवा स्वामिनी ने वास्तव में महान क्षेत्र के शिखर को कब तोड़ा? अगर यह लड़की वास्तव में वही युवा स्वामिनी है तो उसकी साधना की गति बस बहुत भयानक है। 100 साल से भी कम समय तक साधना करने के बाद उसने वास्तव में महान क्षेत्र के शिखर को तोड़ दिया था। ऐसी आश्चर्यजनक साधना गति शायद पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में अद्वितीय थी। महाशय, क्या आप दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हो सकती हैं? प्रवीण सिंह अपने शुरुआती सदमे के बाद पूछे बिना नहीं रह सके। यह सही है, मैं दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हूं। चंपा ने इससे इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसने प्रवीण सिंह के सवाल का जवाब दिया उसके हाथ नहीं रुके। उसकी लंबी तलवार हवा की तरह चमक गई और 3 और अर्ध आरोहण लोक योद्धा और एक प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धा पहले ही उसकी तलवार के नीचे मर चुके थे। जब चंपा ने हमला किया तो नीलिमा ने भी सहयोग करने की पूरी कोशिश की। लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं को रोकने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके लिए चंपा के हमलों से बचना असंभव हो गया। दोनों के पूर्ण सामंजस्य में एक साथ काम करने के साथ लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा घास की तरह एक एक करके गिरने लगे। यह दृश्य देखकर प्रवीण सिंह को दिल का दर्द, डर और गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रहा गया। दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी इस हरे कपड़ों वाले युवक के पास क्यों थी? इतनी महत्वपूर्ण बात, फिर भी जबिन ने उसे इसका जिक्र नहीं किया। हरे कपड़ों वाले युवक को जैसा वह जानता था, जबिन इससे अनजान नहीं हो सकता था। हालांकि हरे कपड़ों वाले युवक के बगल वाली लड़की अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी थी और कोई और उसकी उत्पत्ति नहीं जानता था। लेकिन जबिन निश्चित रूप से जानता था, लेकिन जबिन ने उसे नहीं बताया। स्पष्ट रूप से वह जानबूझकर उसे फंसा रहा था। आज रात की लड़ाई के परिणाम स्वरूप लोह पर्वत संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ था और यह सब जबिन के सिर मरहा जा सकता था। पीछे हटो! प्रवीण सिंह दहाड़ा। उसकी आंखें खून से लाल और खूनी थीं। अगर लड़ाई जारी रही तो उनके लोह पर्वत संप्रदाय के सभी बाहुबली अपनी जान यहां गंवा देंगे। पीछे हटो तुम कुत्ते! तुम्हें क्या लगता है यह जगह क्या है? अपनी मर्जी से आना और जाना चाहते हो? क्या तुमने टाइगर लॉर्ड से पूछा है? शार्दुल ने प्रवीण सिंह पर अपना पंजा दे मारा, एक भारी आवाज में बोलते हुए। इस बीच चंपा द्वारा लगातार 6 अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं और लोह पर्वत संप्रदाय के 2 प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धाओं को मारने के बाद नीलिमा पर दबाव काफी कम हो गया और उसने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि छोड़ी और नीली लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। प्रारंभिक आरोहण लोक का एक योद्धा इन लपटों से छू गया, तुरंत एक तीखी चीख निकाल दी। ये नीली लपटें अविश्वसनीय रूप से भयानक थीं। प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धा उनके द्वारा निगल लिए जाने के बाद केवल 1 दर्जन सांसों में राख में बदल गया। लोह पर्वत संप्रदाय के 10 आरोहण लोक विशेषज्ञों में से 2 चंपा के हाथों मारे गए, एक नीलिमा की जन्मजात फीनिक्स अग्नि से मर गया और उस मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ को मिलाकर जिसने पहले आत्मविनाश किया था कुल 4 मर चुके थे। एक के बाद एक आरोहण लोक विशेषज्ञ के मरने के साथ लोह पर्वत संप्रदाय की ताकत 1/3 से अधिक कमजोर हो गई थी। उनकी ताकत पहले से ही नुकसान में थी और 4 आरोहण लोक विशेषज्ञों को खोने के बाद वे नीलिमा और चंपा के लिए और भी कम मेल खाते थे। नीलिमा ने अपनी जन्मजात लुआन अग्नि का एक और विस्फोट किया, जिसका लक्ष्य एक प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धा था। प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धा समय रहते चकमा नहीं दे सका और एक बार फिर नीली लौ से छू गया। हालांकि इस बार पिछले प्रारंभिक आरोहण लोक योद्धा के विपरीत जो राख में जलने का इंतजार कर रहा था, जिस पल नीली लौ ने उसे छुआ उसने तुरंत अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रसारित किया और उसका शरीर एक अतुलनीय रूप से चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। लानत है, एक और आत्मविनाश! यह देखकर विराट की अभिव्यक्ति फिर बदल गई। उसने पहले ही आरोहण लोक विशेषज्ञ के आत्मविनाश की शक्ति को एक बार फिर देखा था। विराट ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से महान संरचना में हेरफेर किया। आकाश से एक प्रकाश पर्दा नीचे उतरा, आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में योद्धा को ढक दिया, उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। जैसे ही विराट ने तैयारी पूरी की, एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ उठी। उसके बाद प्रकाश की एक अंधी चमक और एक भयानक विस्फोट हुआ जो अलग-थलग जगह से फूट पड़ा। विस्फोट की अपार शक्ति ने पूरी संरचना को एक बार फिर हिंसक रूप से हिला दिया। लगातार 2 बार आरोहण लोक विशेषज्ञों के आत्मविनाश का सामना करने के बाद पूरे रक्षात्मक व्यूह ने क्षति के संकेत दिखाना शुरू कर दिया था और आकाश में रक्षात्मक प्रकाश ढाल को कई दरारों से विस्फोटित कर दिया गया था। इस उदाहरण का पालन करते हुए लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। अगर उन्हें नीलिमा की नीली लपटों ने छुआ या चंपा की तलवार से मारा गया तो वे मरने से पहले आत्मविनाश करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करेंगे। मौत में भी वे विराट और अन्य लोगों को अपने साथ नीचे खींचना चाहते थे। यह देखकर विराट की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा वास्तव में निर्दयी थे। 4 या 5 आरोहण लोक विशेषज्ञों के आत्मविनाश का सामना करने के बाद आकाश में विशाल रक्षात्मक प्रकाश ढाल अब अनगिनत दरारों से घनी रूप से ढकी हुई थी। हालांकि इस समय तक लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धा लगभग पूरी तरह से नीलिमा और चंपा के संयुक्त प्रयासों से मिटा दिए गए थे, जिससे केवल 3 आरोहण लोक विशेषज्ञ बचे थे। लेकिन जल्द ही लोह पर्वत संप्रदाय का एक और योद्धा जो मध्य आरोहण लोक में था, उसे भी नीलिमा और चंपा के संयुक्त हमलों से मौत के कगार पर धकेल दिया गया। उसने चंपा से 3 तलवार के वार लिए थे और नीलिमा की जन्मजात लुआन अग्नि ने उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौत के कगार पर लोह पर्वत संप्रदाय के इस मध्य आरोहण लोक योद्धा ने भी अपनी सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और आत्मविनाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका शरीर एक अतुलनीय रूप से चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, विराट ने गंभीर रूप से एक गहरी आवाज में चिल्लाया, चंपा, नीलिमा, शार्दुल, जल्दी पीछे हटो। रक्षात्मक संरचना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि यह अब मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ की आत्मविनाश शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। एक बार जब इस मध्य आरोहण लोक विशेषज्ञ की आत्मविनाश शक्ति भड़क उठी तो बहुत संभावना थी कि रक्षात्मक संरचना सीधे ढह जाएगी। चंपा, नीलिमा और शार्दुल विराट की पुकार सुनकर जल्दी से पीछे हट गए। विराट ने रक्षात्मक व्यूह में हेरफेर किया, अपनी सारी शक्ति मध्य चरण आरोहण लोक योद्धा पर केंद्रित कर दी। उसी समय विराट ने एक सील करने वाली व्यूह प्लेट को भी बुलाया, एक डबल सील बनाई। जैसे ही विराट ने यह सब तैयार किया, एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ उठी और एक अतुलनीय रूप से भयानक विस्फोटक शक्ति एक बार फिर फूट पड़ी। भयानक विस्फोटक शक्ति ने सील करने वाली व्यूह प्लेट द्वारा बनाई गई रक्षात्मक प्रकाश ढाल को सीधे धूल में मिला दिया। इस सील करने वाली प्रकाश ढाल को नष्ट करने के बाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शॉकवेव ने एक बार फिर बाहरी रक्षात्मक व्यूह की विशाल प्रकाश ढाल को प्रभावित किया। पहले से ही चकनाचूर रक्षात्मक प्रकाश ढाल इस भयानक प्रभाव के बाद अंततः एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हालांकि लगातार 2 बार कमजोर होने के बाद विस्फोटक शक्ति लगभग कुछ भी नहीं रह गई थी, जिससे व्यूह के बाहर के क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस पल रक्षात्मक व्यूह की सुरक्षात्मक बाधा चकनाचूर हो गई, एक अस्त व्यस्त आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और तेजी से भाग गई। बॉस, वह बदमाश वास्तव में भागने की कोशिश कर रहा है, मैं जाकर उसे मार डालता हूं। यह देखकर शार्दुल जल्दी से चिल्लाया, रहने दो शार्दुल, उसे जाने दो। विराट ने हाथ हिलाया, शार्दुल को पीछा करने से रोक दिया। अब जब सील करने वाला व्यूह टूट गया था तो यह बाहरी पहचान को रोक नहीं सकता था।
पूरे युमेश शाही शहर की अनगिनत आंखें इस जगह को गौर से देख रही थीं। इसके अलावा प्रवीण सिंह ने वरुण प्रांत के बेस की ओर भागने के लिए सीधे एक पलायन तकनीक का उपयोग किया था। इतनी कम दूरी का मतलब था कि वह वरुण प्रांत के बेस पर बहुत जल्दी पहुंच सकता था। भले ही शार्दुल उसके पीछे भागे, यह व्यर्थ होगा। विराट फिर से वरुण प्रांत के बेस पर हमला नहीं कर सकता था। अगर विराट ने वरुण प्रांत के बेस पर हमला किया तो यह वरुण प्रांत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बराबर होगा और स्थिति की प्रकृति पूरी तरह से अलग होगी। सार्वजनिक रूप से सभी के सामने अपमानित होने के बाद वरुण महल निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा, अन्यथा दांव संघ के भीतर उसकी प्रतिष्ठा खो जाएगी। उस बिंदु पर वरुण महल निस्संदेह अपने सच्चे पावर हाउस, शायद अपने स्वयं के अधिपति लोकेश को विराट का सामना करने के लिए भेजेगा। इस स्थिति में दिव्य पवन महल निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा, संभावित रूप से दो प्रमुख शक्तियों के बीच सार्वजनिक तस्लीम को प्रज्वलित करेगा। अगर चीजें उस बिंदु तक बढ़ गईं तो यह निश्चित रूप से उपाध्यक्ष दिवाकर को फिर से सचेत करेगा, जिससे दिव्य पवन महल के लिए महत्वपूर्ण मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विराट का केवल एक लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख से निपटने के लिए इतनी दूर जाना उचित नहीं था। इसके अलावा भले ही वह वरुण महल के गढ़ पर हमला करे, वह इसे जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। वरुण महल का गढ़ न केवल एक मध्य चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित था, बल्कि कई शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा भी संरक्षित था। यहां तक कि एक देर चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ भी अपनी पूरी ताकत के साथ इसे तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। जब तक विराट अपना अंतिम तुक का पत्ता हरे वस्त्रधारी बालक को उजागर नहीं करता, वरुण प्रांत के गढ़ पर कब्जा करने की संभावना कम है। विराट ने प्रवीण सिंह को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय नवजीवन संजीवनी गोली निकाली। इसे शार्दुल और नीलिमा को उनकी चोटों को ठीक करने के लिए दिया। शुरू में शार्दुल और नीलिमा ने मध्य चरण आरोहण लोह पर्वत संप्रदाय योद्धा पर एक साथ हमला किया, लेकिन उसके आत्मविनाश से गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में नीलिमा ने अकेले ही 7 या 8 आरोहण लोक विशेषज्ञों के हमलों का सामना किया। हालांकि समय कम था और चंपा, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान जल्दी से समर्थन करने आए। नीलिमा अभी भी उस संक्षिप्त क्षण में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी पिछली चोटों को बढ़ा दिया। इस लड़ाई में नीलिमा सबसे मजबूत थी, लेकिन सबसे गंभीर रूप से घायल भी थी। इसने मूर्ख छोटी चिड़िया को लड़ाई के बाद विराट के सामने लगातार अपनी सफलता का गुणगान करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भले ही नीलिमा की चोटें काफी गंभीर थीं, लेकिन नवजीवन संजीवनी गोली के उपचार के तहत वे जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो गईं। दोनों को गोलियां देने के बाद विराट ने लड़ाई के बाद की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के बाद युवराज युवान का निवास मूल रूप से खंडहर में तब्दील हो गया था। सौभाग्य से युवराज युवान के निवास में ज्यादा नौकर नहीं थे और लड़ाई शुरू होने से पहले विराट ने उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया था। अन्यथा इस लड़ाई के परिणाम अनगिनत लोगों को प्रभावित करते। विराट ने पहले पूरे निवास के व्यूह की मरम्मत की। यह रक्षात्मक व्यूह कई आरोहण लोक विशेषज्ञों के आत्मविनाश के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। अकेले 20 से अधिक निम्न श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजाने नष्ट हो गए थे। विराट ने इन टूटे हुए निम्न श्रेणी के 9वें रैंक के जादुई खजानों को अनंत परम मीनार में इकट्ठा किया। मीनार की मरम्मत के लिए पोषण के रूप में अनंत परम मीनार को उन्हें खाने दिया। काला बाजार अपने नियमों को तोड़ने वालों को बाहरी लोगों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देता था। जी मालिक, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान केवल सहमति में सिर हिला सके। उन्होंने विराट की मरम्मत हो सके। विराट इन